अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरी कहानी का नाम है एक शक। अब ये कहानी जिस दौर के अंदर प्रेजेंट है तो उसका तो आपको पता चल जाएगा। तकरीबन कोई 80s के एंड पर और 90s के शुरू में एक कल्चर था, उससे मुतल्लिक है। लेकिन इसका जो टॉपिक है वो आज भी बहुत रेलिवेंट है। तो दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। वो मुल्तान की तहसील दुनियापुर का एक गांव था। इस गांव के एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक 22 साल का नौजवान लड़का सामने खड़ा था। उस लड़के के चेहरे पर अभी नई नई दाढ़ी आई थी। बहुत ही नौजवान लड़का था। तो वो बाब बूढ़ा जो है, अभी उस नौजवान को पहचानने की कोशिश ही कर रहा था कि वो लड़का बोला, बाबा जी सलाम, मैं मुजाहिद, आपका बेटा। बूढ़े को तो जैसे तन बदन में आग लग गई थी। वो दरवाज़ा खुला छोड़कर कुछ कहे बगैर वापस मुड़ा और अपनी चारपाई पर दरवाजे से दूसरी जानिब मुंह मोड़कर बैठ गया। लड़का घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि यह घर सिर्फ एक कमरे और एक छोटे से सैन पर मुश्तमिल था, जहाँ पर उसका अब्बा रह रहा था। घर में कोई ख़ास सामान भी मौजूद ना था। एक चारपाई सैन में पड़ी थी और कुछ मूड़े थे, और कमरे के अंदर भी एक चारपाई और ज़मीन पर चादर बिछी थी। सैन में एक जानिब एक लकड़ी के स्टैंड पर एक मटका रखा था। उस पर एक मिट्टी का प्याला और उसके साथ ही कपड़े धोने की होदी बनी हुई थी। कमरे के बाहर एक छोटा सा बरामदा भी था, जहाँ एक साइड पर एक छोटा सा ट्रंक और कुछ सामान रखा था, जबकि दूसरी साइड पर ज़मीन पर ही एक चूल्हा और एक पीढ़ी रखी थी, और उसके सामने शेल्फ के अंदर कुछ बर्तन रखे थे। लड़के ने एक मोड़ा चारपाई के पास रखा, और लेकिन बाप अभी भी दूसरी जानिब मुँह किए खामोश बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो अपनी उन सुर्ख आंखों से, गुस्से भरी आंखों से सामने कुछ देख रहा था, देखकर कुछ सोच रहा था। लड़का कुछ देर खामोश रहा, फिर हाथ में फ्रूट का शापर बाप की चारपाई पर रखते हुए बोला, बाबा जी मदरसे में मेरा दर्स ख़त्म हो गया है। मैं ये मिठाई और फल आपके लिए लाया था। बाप ने फ़ौरन पहलू बदला और बेटे की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन बस बेटे को गुस्से से घूरता रहा और कुछ बोला नहीं। लड़के ने बाप को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर दोबारा कहा, बाबा जी ये मिठाई लाया था। बाप अब भी कुछ ना बोला, बस उसे गुस्से से अजनबी निगाहों से देखता रहा। लड़के को बाप का ये रवैया थोड़ा बुरा लगा। वो बोला, बाबा जी मैंने माँ को नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा दिल किया तो मैं यहाँ पर आ गया। अभी लड़का ये बोल ही रहा था कि बूढ़े ने सर ज़मीन की तरफ कर लिया और ज़मीन को देखकर कुछ सोचने लगा। लड़का लड़के को ये बात और बुरी लगी, लेकिन वो बैठा रहा। इसी दौरान अचानक उसकी नज़र लड़के के पैर की तरफ गई, और उसी लम्हे बूढ़े बूढ़े की आंखों से कुछ आंसू निकलकर खुश्क ज़मीन पर, खुश्क मिट्टी के ऊपर बेटे के पैरों के पास गिर गए। बाप के इस तरह से मुंह मोड़ने और गुस्से से उसकी तरफ घूरने से उसे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसका दिल चाहा कि या तो वो अपने साथ कुछ कर दे या फिर अपने बाप के साथ कुछ कर डाले, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ। बाप का चेहरा अभी भी ज़मीन की तरफ था। वो अपनी भीगी आंखें बेटे को शायद नहीं दिखाना चाहता था, या शायद कोई और बात थी, लेकिन बेटा फ़ौरन ही मुड़ा, बाप को सलाम किया। अच्छा बाबा जी चलता हूँ कहकर वो दरवाजे की तरफ चल दिया। बाप ने सर उठाकर बेटे की तरफ देखा और अचानक हाथ उठा लिए, गोया वो चाहता हो कि बेटा वापस आए और बाप को गले लगा ले। कुछ देर बाद बूढ़ा यूं ही बैठा रहा और फिर चारपाई पर लेट गया। उसे लगा कि उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई हो, और उसके अंदर हिलने जुलने की हिम्मत न रही थी। उस बूढ़े को याद आया कि जब उस बूढ़े का छोटा भाई पैदा हुआ था तो उसकी दादी ने उस बच्चे को गोद में लेते हुए उस बूढ़े की माँ से कहा था, इन लोगों के ख़ानदान में एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी एक पैर की आखिरी उंगलियों की खाल आपस में मिली होती है और नाखून नज़र नहीं आते, और इस बच्चे के भी देखो ऐसे ही है। इसके भी एक पैर की आखिरी दो उंगलियों के नाखून नज़र नहीं आ रहे और उनकी खाल आपस में मिली हुई है। दुनियापुर का ये मुजाहिद अपने बाप के साथ नहीं रहता था। वो अपने बाप के
आबाई पिंड से 2 पिंड छोड़कर अपने नाना के पिंड में रहा करता था, जहाँ पर उसकी माँ भी उसके साथ रहा करती थी। मुजाहिद के बाप से मिलने के कुछ अरसा के बाद, कुछ महीनों के बाद, उसे मालूम हुआ कि उसका बाप मर गया है। मुजाहिद अपने बाप का जनाजा पढ़कर वापस आया तो अपने घर में माँ को ज़मीन पर चूल्हे के पास पीढ़ी पर बैठा हुआ देखा। वो बैठी खला में घूरते हुए कुछ सोच रही थी। वो माँ के पास आकर साथ रखी चटाई पर बैठ गया। कुछ देर खामोशी के बाद मुजाहिद बोला, अम्मा, ये अब्बा हमसे इतनी नफ़रत क्यों करता था? मैं कुछ महीने पहले वहाँ दादाजी के पिंड गया था। मैं अब्बे से मिला, लेकिन उसने जब भी बात ना की। माँ ने बेटे की आंखों में देखा और बोली, बेटा, ये सब मुझ बदनसीब की वजह से हुआ है। माँ की आंखों में नमी आ आती। वो बोली, बेटा, उसने तुझसे क्या कहा? वो बोला, नहीं। अब्बे ने नफ़रत से मुंह मोड़ लिया। माँ गुस्से से बोली, देख लिया तूने, मैंने तुझे मना किया था, वो हमसे नहीं मिलना चाहता तो तू फिर भी वहाँ गया। बड़ा प्यार मिल गया, दे दिया तेरे बाप ने तुझे। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, माँ, अब्बा तो बड़े बुरे हाल में लग रहा था। वो जो दादा के घर के साथ एक जानवरों के लिए चुबारा बनाया गया था, वहाँ पर ही अकेला रहता था। माँ तंजिया अंदाज में बोली, यही तो होना था उसके साथ। अपनी भी जालिम ने ज़िंदगी ख़राब की और हमारी भी। वो फिर बोला, लेकिन माँ, अब्बे ने हमें छोड़ा ही क्यों? और फिर इतनी नफ़रत क्यों करता था? माँ कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बेटा, ये तो तू मुझसे ना ही पूछ तो अच्छा है। लेकिन माँ, मैंने अपने दादे के पिंड में या अपने पिंड में इसकी कोई बुराई नहीं सुनी। बताना, क्यों छोड़ा है अब्बे ने मुझे हमें? माँ एक बार फिर खामोश हो गई। फिर ये सोच कर के बेटे के बताए बगैर, बेटे को ये सब बात बताए बगैर उसकी सारी ज़िंदगी तसल्ली ना होगी और वो इसी करब में रहेगा कि आखिर क्या मामला था। तो फिर वो बोली कि अच्छा बेटा, अगर तू जानना चाहता है तो सुन ले, लेकिन ये जान ले कि ये सब कुछ सुनकर तुझे अपने बाप से नफ़रत हो जाएगी। ये उस वक़्त की बात है जब तू 3 साल का था। उस वक़्त अब्बा हमसे बहुत प्यार किया करता था, ख़ास तौर पर तेरे से। जान देता था अपने घर वालों पर। तेरे चाचे तेरे दादे की ज़मीन काश्त किया करते थे, लेकिन तेरा अब्बा पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने ज़मीन बिजाई में दिलचस्पी न ली और जाकर पोस्ट ऑफिस में भर्ती हो गया। खाने पीने की कोई कमी ना थी। तेरे चाचे कटाई के ऊपर, फसल की कटाई के ऊपर सारा घर भर दिया करते थे और फिर तेरे बाप की तनख्वाह भी आती थी। बहुत ही खुशहाली का दौर था। बहुत खुशी से हम ज़िंदगी गुजारते थे। मेरे घर में हर चीज़ मौजूद हुआ करती थी। तेरे अब्बे को बस एक ही शौक़ था, सिनेमा जाने का। वो फिल्म बहुत शौक़ से देखा करता था और कभी कभार तो हमें भी ईद पर सिनेमा ले जाया करता था। फिर एक दिन एक अखबार पढ़ते हुए एक टीवी वीसीआर का इश्तिहार देखा। वो उसी दिन तेरे चाचे के साथ उस पते पर गया और शाम को वो वीसीआर ले आए। टीवी तो घर में था ही और यूं घर में ही सिनेमा बन गया। हर महीना बाद हमारे घर में फ़िल्म लगती और पिंड के बहुत सारे लोग घर आ जाते और सब मिलकर बैठकर फ़िल्म देखते। कुछ अर्सा बाद पिंड के और घरों घरों के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता वीसीआर आना शुरू हो गया और फिर जाकर मेरे घर से ये सिलसिला कुछ ख़त्म होना शुरू हुआ। मेन बाज़ार में भी कुछ चाय वालों ने टीवी और वीसीआर रख लिए थे। अब लोग ज़्यादातर वहाँ जाकर मेन बाज़ार में फ़िल्म देखा करते। और फिर बाज़ार में एक जब देहात में काफ़ी घरों में वीसीआर और टीवी आ गए थे तो जीरे कुमार के बेटे ने फ़िल्मों की एक दुकान भी खोल ली, जो कि किराए पे दिया करता था। एक रोज़ तेरी चाचियाँ मेरे पास आईं और बोली, जुलेखा, ये हमारे मर्द तो दिन में काम करने जाते हैं, क्यों ना हम बाज़ार से कोई फ़िल्म ले आएँ। मैं डर गई और उनसे कहा कि अगर तेरे इसके अब्बे को पता लग गया तो वो बहुत गुस्से होगा। लेकिन फिर कुछ अर्सा बाद मैं तेरी चाचियों की ज़िद पर मेन बाज़ार गई और कुमार के बेटे से एक फ़िल्म ले आई। वो फ़िल्म सब औरतों ने देखी और फ़िल्म वाले से ये कहा कि तू घर आकर फ़िल्म वापस ले जाना और अपना किराया भी। लेकिन हुआ ये कि जब वो फ़िल्म वापस लेने आया तो साथ ही एक फ़िल्म और दे गया और ये कह गया कि मेरा किराया तो बहुत थोड़ा ही है, आप ये भी देख लो।
हम लालच में आ गई और हमने वो फ़िल्म भी उससे ले ली। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। फ़िल्म वाला अक्सर ही खुद ही फ़िल्म दे जाता और फिर अगले दिन आकर ले जाया करता था। लेकिन पुत्र, दुनिया में शरीकों से कुछ बर्दाश्त होता है क्या? लोग अपने जहन से सोचते हैं और अपने मतलब निकालते हैं। कुछ गांव के लोगों ने तेरे अब्बे के कान भरने शुरू कर दिए थे कि तेरी जनानी के चीदे को मार के बेटे के साथ यारी है और गलत ताल्लुकात हैं। बस फिर तेरा अब्बा बदला बदला रहने लगा और मैं कभी भी ना जान पाई कि वो इतना बदल क्यों गया है। वो अक्सर ही मुझसे गुस्सा रहता और मुझसे बुरे तरीके से बात करने लगा था। फिल्म वाला तो जैसे पीछे ही पड़ गया था। उसे अपनी कमाई का चक्कर था, तो वो कई कई चक्कर घर के लगाने लग गया और पूछने लग गया कि आज ला दूँ, आज फिल्म ला दूँ। तो कभी मैं मंगवा लेती और अक्सर उसको टाल डाल दिया करती थी। और कई बार तो मैंने उसको मना भी किया कि तू फिल्म लेकर घर ना आया कर, लेकिन जब भी कोई नई फिल्म आती वो फ़ौरन पहुंच जाता। और तेरा अब्बा था कि वो शक में घुलता जा रहा था। काश कि उस वक़्त मैं ये सब जान पाती। एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए तेरा अब्बा ऑफिस ही नहीं गया, वो मेरी निगरानी में लग गया और उसी दिन इत्तेफाक से फ़िल्म वाला फ़िल्म लेकर आ गया। और मुझे नहीं मालूम था कि गांव में मेरे और फिल्म वाले के ताल्लुकात मशहूर हो गए हैं। अब्बे ने फिल्म वाले को घर के दरवाजे पर ही पकड़ लिया और उसी वक्त उसकी पिटाई शुरू कर दी। और मैं हैरान थी कि ये क्या हो गया है। और उसके बाद फिर अब्बे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तुझे लेकर तेरे नाना के पिंड वापस आ गई। तेरे मामे तेरे बाप के पास गए भी। उन्होंने जाकर उससे इस सारे मामले की बात की, लेकिन गांव वालों की बात सुनकर वो शर्मिंदा होकर आ गए और मुझे ही आकर वापस घर बुरा भला कहा। फिर पुत्र, मुझे तेरी फिक्र हुई। मैं अकेली थी कि कैसे पालूंगी, लेकिन मैं फिर तेरे तेरे बाप ने तेरे नाम से कुछ रकम मुझे भेजना शुरू कर दी और कुछ मदद तेरे मामे भी किया कर देते थे। तेरे नाना की कुछ ज़मीन थी, उसमें से एक खेत मेरे नाम भी आया था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि तेरे एक मामे ने वजाई के लिए बैंक ऑफ पंजाब से कुछ उधार लिया और ज़मीन के कागज़ रहन रख दिए। उसी साल हमारी सारी कपास ख़राब हो गई और बैंक की रकम ना लौटा सके। तेरे अब्बे को पैगाम भेजा कि कर्ज़ा देना है, लेकिन उसने कहला भेजा कि मेरी ज़मीन पर मेरे भाई यानी मेरे चाचे तेरे चाचे वजाई करते हैं और मेरे पास तुम्हें देने को कोई रकम नहीं है। और यूं बैंक ने हमारी ज़मीन कुर्की कर डाली। लेकिन पुत्र, कुछ ना कुछ करके अकेली मैंने तुझे पाला और आखिरकार अब तू मदरसे से फारग हो गया है। कितना जुल्म किया तेरे बाप ने और अपने घर वालों पर। मुझे तो जीते जी मार ही डाला, बदनाम अलग किया और ज़िंदगी अलग ख़राब की। और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि तुझे बाप का प्यार नसीब ना हो सका। माँ ने ये कहकर रोना शुरू कर दिया। बेटा उठा और माँ को कंधे से पकड़कर तसल्ली देने लगा। वो दोनों यूं ही कुछ देर बैठे रहे। फिर बेटा बोला, अब्बे ने तुझ पर शक करके अपनी ज़िंदगी और आखिरत तो ख़राब की ही थी, लेकिन माँ, ये सब सुनकर भी मेरे दिल में अपने अब्बे के लिए, अपने बाप के लिए कोई नफ़रत पैदा नहीं हो रही। रब उसकी, अब वो मर चुका है, रब उसकी अगली मंजिल आसान करे। ज़्यादा कसूर तो उन लोगों का है जिन्होंने अपनी गंदी सोच को सही समझा। और हमारा रब भी हमें यही बताता है कि गुनाह से ज़्यादा बड़ा गुनाह झूठा इल्ज़ाम लगाना होता है। ये दुनिया के लोग अपने वहम को बिल्कुल सच्चा समझते हैं, जैसे कि वो खुदा हों। और फिर अब्बे को भी ये सब करने से पहले तहकीक कर लेना चाहिए थी और लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब वो मर गया माँ, तू भी अब्बे को माफ़ कर दे। माँ ने फिर रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बस इतना कहा कि रब उसकी बख्शिश करे। और ये कहकर वो फिर रोना शुरू हो गई। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मुजाहिद ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पटवारी जी और एक कोट वाला शख्स बाहर खड़े हैं। वो मुजाहिद से गले मिले और उसे तसल्ली दी। फिर मुजाहिद ने पूछा, पटवारी जी, ये कोट वाले भाई कौन है?
तो पटवारी ने कहा, बेटा ये मुझे किसी काम से तेरे पास लेकर आए हैं, तो ये तेरे बाप के वकील हैं, तो तू हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चल। तो वो फिर उन दोनों के साथ, वकील और पटवारी के साथ चल दिया। एक जगह पटवारी ने कहा, यहाँ रुक जाओ, और वकील साहब की तरफ देखा। वकील बोला, बेटा तुम्हारे बाप ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि मेरे ये सारे खेत मदरसे को और मेरे उसके तेरे चाचों को दे दिए जाएं, लेकिन कुछ अर्सा पहला उसने मुझे बुलाया। जब वो पहली वसीयत कर रहा था तो मैंने पूछा था कि आपका तो एक बेटा भी है ना? तो वो कह रहा था कि नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। और अब जो दोबारा मुझे बुलवाया तो तो तेरा बाप ने मुझे कहा कि वकील साहब वो मेरा ही बेटा है, वो मेरा ही बेटा है, मैंने उसकी उंगलियां देखी हैं, वो मेरा ही बेटा है। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी, लेकिन बहरहाल उसने मुझे वसीयत की कि वो मेरा बेटा है, अब मेरी सारी ज़मीन मेरे बेटे के नाम लगा दो। और फिर पटवारी बोला कि ये देख पुत्र, मैंने निशान लगा दिए हैं, ये सारी की सारी ज़मीन, ये सारे सारे खेत अब तेरे हैं। मुजाहिद ने अपने खेतों को देखा और महसूस किया कि उसके दिल में इस जायदाद को पाकर कोई बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही है। उसे अपने बाप की शक वाली सोच याद आई, और एक ही लम्हा में उसे अपने बचपन से गुजारी ज़िंदगी याद आई, और अपनी माँ के दुख याद आए, और उसके बाद फिर उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। पटवारी ने आगे बढ़कर उसको गले लगाया और बोला, ना पुत्र, हर किसी को ही दुनिया से जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।